नमस्कार दोस्तों। अंग्रेज जिन्होंने हम पर 1857 से लेकर 1947 तक लगभग 150 सालों तक राज किया और इन्हीं 150 सालों में इन्होंने हमारे देश में बहुत सारी लूट भी की और सारा खजाना अपने देश इंग्लैंड ले गए। मगर इस खजाने और सोना चांदी के अलावा भी इन्होंने हमारा कई गुना नुकसान भी किया और वो हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करके नई एजुकेशन सिस्टम को लागू करके। और इसमें सबसे बड़ा नाम है लॉर्ड मैकॉले। अब इस लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हुए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है, जिसका मकसद है आपको आज के एजुकेशन सिस्टम से रूबरू करवाना और लॉर्ड मैकॉले की असलियत आपके सामने रखना। 1833 यह वह साल है जब अंग्रेज़ों ने ब्रिटेन की संसद में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम, जिसमें इंडिया के ऊपर कौन और कैसे राज करेगा यह बताया गया था। तब इंडिया के गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक बैठा था और उसने गवर्नर काउंसिल, मतलब जैसे हमारा मंत्रिमंडल होता है वैसे ही उस वक्त गवर्नर का गवर्नर काउंसिल होता था और उसमें जो मेंबर होते थे उनकी संख्या 3 होती थी। मगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने उसमें बदलाव करके उसकी संख्या 4 कर दी और उस वजह से लॉर्ड मैकॉले, जो कि इस काउंसिल का चौथा मेंबर था, उसकी एंट्री हुई और उसके साथ ही उसे लॉ मेंबर का पद दिया गया। मतलब अब कोई भी कानून बनाने की पूरी पावर लॉर्ड मैकॉले के हाथ दी गई। लॉर्ड मैकॉले इंडियन और इंडियन कल्चर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसे यह भी अच्छी तरह मालूम था जब तक हम इंडियंस को हमारी ही प्राचीन परंपरा से दूर नहीं किया जाएगा तब तक इंडियंस के ऊपर राज करना नामुमकिन है। और इसीलिए उसने सबसे पहला बार हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ही किया और उसे पूरी तरह से हमारे देश से उखाड़ फेंका और अपना सिस्टम लागू कर दिया। मगर दोस्तों, एक सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि ऐसा भी क्या था उस हमारी एजुकेशन सिस्टम में जिससे अंग्रेज़ इतना डरते थे और बिल्कुल भी नापसंद करते थे, और क्यों? हमारे प्राचीन एजुकेशन सिस्टम को गुरुकुल व्यवस्था कहा जाता था, जिसका मुख्य उद्देश्य पढ़ने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा विकास करना था। जिस वजह से हमारे इतिहास में अगर देखेंगे तो बहुत सारे वीर और चाणक्य मिलेंगे, जिसका श्रेय पूरी तरह से उस वक्त की शिक्षा को ही जाता है। और इसे सुनकर और देखकर पूरी दुनिया भर से लोग हमारे भारत देश में पढ़ने आते थे, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था और 12th सेंचुरी तक वह एक वैश्विक शिक्षा का केंद्र बना रहा। मगर उसके बाद उसे खिलजी द्वारा जलाया गया और उसमें इतनी किताबें थी जो 3 महीने तक लगातार जलती रही। अब खिलजी ने उसे क्यों जलाया, उसके पीछे एक अलग ही कारण है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। टॉपिक पर वापस आते हुए देखते हैं कि हमारी प्राचीन शिक्षा के 3 युग थे। पहला है ऋग्वेदकालीन शिक्षा, जिसमें नैतिक आदर्शों पर ज़्यादा बल दिया जाता था। इस काल में इंसान के चरित्र के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था और इस शिक्षा पद्धति में जो पढ़ाने वाले गुरु होते थे वो सारी विद्याओं में पारंगत होते थे और वो अपनी शिक्षा मौखिक रूप से अपने शिष्यों को देते थे। वैदिक मंत्रों का पाठ करके यह शिक्षा आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेते थे और इस शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य पुरानी पीढ़ी द्वारा अगली पीढ़ी को अपनी संस्कृति और विद्या हस्तांतरण करना था। दूसरी पद्धति है उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति। इस शिक्षा पद्धति में पाठशाला का निर्माण किया गया, जहाँ पर विद्यार्थी और गुरु रहा करते थे और पाठ पठन करके विद्या अर्जित किया करते थे और शिष्य अपने गुरु के लिए लकड़ियाँ और फल लाता था और जिससे गुरु और शिष्य के बीच में एक प्रेम का अतुट बंधन बनता था। तीसरी है बौद्धकालीन शिक्षा। इस वक्त में मठों और विहारों का निर्माण किया गया था, जिसमें हजारों विद्यार्थी और सैकड़ों शिक्षक एक साथ रह सकते थे और उस वक्त आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र जैसे 118 विषय पढ़ाए जाते थे। हमने ऊपर जिसकी बात की नालंदा यूनिवर्सिटी, वो भी इसी काल में थी, जिसमें चीन और जापान जैसे कई देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। हमने जो ऊपर 3 पद्धति देखी, इसी वजह से हमारा देश एक शिक्षा का केंद्र बना हुआ था और जिस देश में शिक्षा का इतना विकास हुआ हो उस देश के नागरिक भी उतने ही अच्छे और नीतिबद्ध हुआ करते थे। और इसे देख के लॉर्ड मैकॉले ने अपने लेटर में कुछ ऐसा कहा, जिसका मतलब है मैंने पूरे भारत में यात्रा की है और मैंने एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो भिखारी है, जो एक चोर है। मैंने इस देश में ऐसा धन देखा है, इतने उच्च नैतिक मूल्य, ऐसी क्षमता वाले लोग जो मैं करता हूँ। हमें नहीं लगता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे जब तक कि हम इस देश की रीढ़ को नहीं तोड़ देते, जो कि इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। और इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हम इसकी पुरानी
और प्राचीन शिक्षा प्रणाली इसकी संस्कृति को बदल दे। क्योंकि यदि भारतीय सोचते हैं जो कुछ विदेशी और अंग्रेजी है वह अच्छा है और अपने से बड़ा है, वे अपने आत्मसम्मान, अपनी मूल संस्कृति को खो देंगे और वे वही बन जाएंगे जो हम उन्हें चाहते हैं, वास्तव में प्रभुत्व वाला राष्ट्र। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना स्मरण पत्र गवर्नर काउंसिल को समर्पित किया, जिसमें अंग्रेजी भाषा और शिक्षा का समर्थन करते हुए यह प्रावधान किया गया था कि जो भी सरकार का धन है उसे अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूज़ किया जाए। और यही नहीं, सारे स्कूल और कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा को लागू कर दिया जाए और जो यह शिक्षा नहीं लेंगे उसे पिछड़ा हुआ माना जाएगा। मैकाले ने इसके बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का इजाद किया, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, जिससे एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचार और नैतिकता में ब्रिटिश हो। यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी की तरह कार्य करे। मैकाले ने कहा कि अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी और व्यवहारिक है और पूरे भारत में भी यह फैला दिया कि जो अंग्रेजी का उपयोग करेगा उसे सरकार में बड़ा पद दिया जाएगा। इस सब के बाद आपके मन में यह विचार जरूर आया होगा कि लॉर्ड मैकाले की यह कूटनीति वाली शिक्षा पद्धति को अपनाने के बाद भारत देश का क्या नुकसान होगा। मैकाले ने अपने लिखे हुए विवरण पत्र द्वारा अंग्रेजी भाषा को हम भारतीयों के ऊपर थोपने की कोशिश की, जिससे हम भारतीय अपनी भाषा और संस्कृति को तिरस्कृत नज़रों से देखने और हमारे मन में उसे लेकर नफरत की भावना पैदा हो। और आज वही हो रहा है। हम अपने ही देश में हिंदी में बात करने वाले को अनपढ़ समझते हैं और अंग्रेजी भाषा में बोलने वाले को पढ़ा लिखा। यही नहीं, जो अंग्रेजी में गाली देता है वह बहुत उच्च वर्ग का है और जो हिंदी में गाली देता है वह लोअर वर्ग का। और यह देखते हुए ऐसा लगता है कि लॉर्ड मैकाले अपने प्रयासों में कामयाब हो चुका है, क्योंकि जिस देश में अपनी ही भाषा और संस्कृति को पिछड़ा हुआ माना जाता है और वेस्टर्न कल्चर को उन्नत माना जाता हो, उस देश का बेड़ा गर्क होना तय होता है। इसको बताते हुए मुझे चाइना की याद आ रही है कि कैसे चाइना में अपने कल्चर और भाषाओं का सम्मान किया जाता है। वहाँ पर आप बिल बोर्ड भी देखेंगे वो चाइनीज़ भाषा में ही देखेंगे और वहाँ के लोग कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, वह अपनी ही भाषा में बात करेंगे। मैं किसी को यह क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ और ना ही अंग्रेज़ी भाषा सीखने को मना कर रहा हूँ, मगर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अंग्रेज़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें। मगर इंग्लिश यह एक भाषा है, उसे भाषा की तरह ही ट्रीट करें, ना कि एक स्टेटस सिंबल की तरह। लगता है मैं इमोशन में अपने टॉपिक से भटक गया। तभी मेरा माफ़ करना, उससे मैं इधर-उधर निकल जाता हूँ। मैकाले वैसे तो बहुत ही लिबरल और सेकुलर बनता था या फिर दिखाता था, मगर उसकी असलियत उसने अपने पिता को लिखे हुए एक लेटर से पता चलती है, जिसमें मैकाले ने लिखा था कि मेरा दृढ़ विश्वास है यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल हो जाती है तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल में उच्च घराने में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। दोस्तों, अगर मैकाले द्वारा हमारी शिक्षा पद्धति को बदला नहीं जाता और हम अब भी उसी तरह एजुकेशन ले रहे होते तो हमारी भाषाओं का भी विकास हो पाता, हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव ना होता और ना ही हमारा देश इतने दिनों तक इंग्लैंड का गुलाम बना रहता। क्योंकि ब्रिटिशों ने अपनी शिक्षा पद्धति द्वारा एक ऐसे इंसान बनाया जो कि दिखता भारतीय हो मगर अंदर से पूरी तरह अंग्रेज़ हो, जो ना ही किसी चीज़ पर सवाल करे और ना कि उसके लिए ना बोले। जो हुक्म ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसे एज इट इज़ फॉलो करे और वैसे ही हुआ। उन्होंने अपने ही आदमियों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया, जिस वजह से वो इतने दिन हम पर राज कर पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों में कौन सी शिक्षा पद्धति बेस्ट है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारे एजुकेशन सिस्टम की असलियत सबको पता चले। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कर्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।